दोस्तों रिसेंटली सोशल मीडिया पर चाइना की कई वीडियोस ये कहकर वायरल हुई कि चाइना में भी देखो गरीबी है, चाइना में भी कास्ट सिस्टम है, वहां पर भी गंदगी है और चाइना उसे दिखाना नहीं चाहता। मगर ये चीजें लगभग हर कंट्री में होती हैं और कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि ये चीजें दुनिया के सामने आए, वो चाहे इंडिया ही क्यों ना हो। हर कंट्री अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दुनिया के सामने रखती है। जैसे जब इंडिया में G20 समिट हुआ था तो उसने भी जो चॉल्स और जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको ढक दिया था ताकि कोई भी वर्ल्ड लीडर उन्हें ना देख पाए और एक नेगेटिव इमेज ना बने। ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को। सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो समझो हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश में योगदान करें। झुग्गियों को सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से ताकि वो अपनी नाकामयाबी छुपा सके। मगर इन सब के ऊपर एक सच ये भी है कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। इंडिया की जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स की है, वहीं चाइना की इससे 4 गुना ज्यादा लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो पूरी दुनिया में यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर है। चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की वजह से यहाँ तक पहुंचा और लगभग हर कंट्री आज किसी न किसी फॉर्म में चाइना पर डिपेंड करती है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट 112 बिलियन डॉलर्स का है, जो ये दिखाता है कि इंडिया कितना हेविली डिपेंडेंट है चाइना पर। आज भले ही इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया की लगभग 20% जेनेरिक ड्रग सप्लाई की जाती है और 60% ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। मगर इन दवाइयों को बनाने के लिए यूज होता है एपीआई और इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 70% एपीआई चाइना से इंपोर्ट करता है और ऐसे कई सेगमेंट्स हैं जहां इंडिया चाइना पर टोटली डिपेंड है। मगर चाइना की जो इकोनॉमी आज है पहले से ऐसी नहीं थी। चाइना भी इन्वेजन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था, वो भी पहले एक एग्रेनियन इकोनॉमी हुआ करता था। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि चाइना के इकोनॉमिक स्ट्रांग बनने की स्टोरी क्या है, कैसे चाइना ने शुरुआत की, कैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ने वहां के लोगों को बर्बाद किया और उसके बाद कैसे चाइना ने इन सब से उठकर एक सुपर पावर बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस की स्टोरी जानने के लिए हमें हिस्ट्री में काफी पीछे जाना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 1949 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में एक आदमी स्टेज पर आता है और डिक्लेयर करता है द चाइनीज पीपल हैव स्टूड अप। ये आदमी था माओ जेडोंग और उसी दिन जिस चाइना को आज हम जानते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। 人民跟和国，宣扬人民真火，今天胜利了。 लेकिन सिर्फ 30 साल बाद इसी चाइना में करोड़ों लोग गरीबी से जूझ रहे थे, लाखों इंटेलेक्चुअल्स को जेलों में बंद कर दिया गया और एक ऐसी भुखमरी हुई जिसने वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग मार दिए। 1949 से पहले चाइना लगातार संघर्ष से गुजर रहा था। 1911 में किंग डायनेस्टी गिर गई, उसके बाद वॉरलॉर्ड्स का एरा आया, फिर जापानीज इन्वेजन और फिर चाइनीज सिविल वॉर। एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी तरफ थी कुओमिंतांग यानी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। सिविल वॉर लगभग 20 साल तक चला और फाइनली 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। नेशनल गवर्नमेंट के लीडर चियांग काई शेक और पूरी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान भाग गए और तभी से ताइवान और चाइना के बीच जो टेंशन है उसका कारण यही सिविल वॉर है। जब माओ जेडोंग ने पावर संभाली तब चाइना की सिचुएशन बहुत खराब थी। उस वक्त चाइना एक गरीब कृषि प्रधान और अलग अलग वॉर से तबाह देश था। दशकों तक चली सिविल वॉर, जापानीज इन्वेजन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने चाइना की इकोनॉमी को बहुत कमजोर कर दिया था। माओ और चाइनीज कम्युनिटी ने वादा किया कि वो चाइना को एक नया समानता पर आधारित मजबूत देश बनाएंगे। माओ का मानना था कि चाइना की सबसे बड़ी समस्या है अमीर जमींदारों और गरीब किसानों के बीच का डिफरेंस। इसलिए सबसे पहले उन्होंने लैंड रिफॉर्म शुरू किए, जिसके तहत लाखों हेक्टेयर जमीन जमींदारों से लेकर गरीब किसानों में बांटी गई। इस कदम ने कम्युनिस्ट पार्टी को गांव में बहुत पॉपुलैरिटी दी, लेकिन इस दौरान लाखों जमींदारों को क्लास एनिमीज बताकर सजा दी गई और कई लोगों की इसमें जान भी चली गई। अब शुरुआत में इसे सक्सेस तो मिली और इस सक्सेस के बाद माओ ने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी के अंडर छोटे खेत और पर्सनल खेती को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और बड़े कलेक्टिव फॉर्म बनाए गए। सरकार का मानना था कि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। अब इस पॉलिसी में जितना भी प्रोडक्शन होता था उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी, जिसकी वजह से किसानों के पास मेहनत करने का कोई भी इंसेंटिव नहीं था। फिर भी माओ को लगता था कि चाइना बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल पावर बनाने की जरूरत है।
इस सोच के साथ 1958 में 5 सालों के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत हुई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना को शॉर्ट टर्म में डेवलप बनाने के लिए एक पॉलिसी थी जिसे उस वक्त यूएसएसआर से लिया गया। माओ ने दावा किया कि चाइना कुछ ही सालों में ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को टक्कर देगा। देश भर में कम्यून्स बनाए गए जहां लाखों लोगों को एक साथ रहकर काम करना पड़ता था। सरकार ने गांव के आम लोगों को भी स्टील प्रोडक्शन में लगा दिया। लोगों ने अपने घर के बर्तनों और लोहे की चीजों को पिघलाकर स्टील बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो स्टील बना उसका अधिकतर हिस्सा बेकार था, उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी और उसका इंडस्ट्रियल यूज लगभग नहीं के बराबर था। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि लाखों लोगों को खेतों से हटाकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगा दिया। अब क्योंकि खेतों में काम करने के लिए लोग कम थे, इसलिए खेतों में फसल सड़ने लगी और फूड प्रोडक्शन गिर गया। अब जो लोकल ऑफिशियल्स हैं जिन्हें फूड प्रोडक्शन के बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन देनी होती थी, वो सच बोलने से डरते थे, इसलिए वो बीजिंग को झूठे और बड़ा चढ़ाकर प्रोडक्शन फिगर भेजते रहे। माओ और पार्टी लीडरशिप को लगता रहा कि रिकॉर्ड तोड़ फसल हो रही है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। इसी समय एक और डिस्ट्रक्टिव कैंपेन चलाया गया जिसमें स्पैरोज को फसलों का दुश्मन मानकर करोड़ों की संख्या में मार दिया गया। वो सब इसलिए क्योंकि ऑफिशियल्स को लगा कि ये स्पैरोज दाना खाती हैं जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन कम होता है, मगर ये लोग शायद भूल गए थे कि जो स्पैरोज इनका थोड़ा बहुत दाना खाती हैं, वही स्पैरोज उन कीड़ों को भी खाती हैं जो इनकी फसलों को बर्बाद करते हैं। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पैरोज के खत्म होने से कीड़े मकोड़ों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया और फसलों को नुकसान पहुंचा। खराब प्लानिंग, नेचुरल डिजास्टर, झूठे डेटा और सेंट्रलाइज कंट्रोल के कॉम्बिनेशन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे भयंकर मैन मेड डिजास्टर में बदल दिया। 1959 से 1961 के बीच चाइना में एक ऐसी भुखमरी आई जिसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन कहा जाता है। अधिकांश हिस्टोरियन के अनुसार इस फेमाइन में 300 मिलियन से 450 मिलियन लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में लोगों को घास, पेड़ों की छाल और जानवरों का चारा खाकर जिंदा रहना पड़ा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना उस दौरान भी कुछ देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि लीडरशिप अपनी इमेज को बचाना चाहती थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेलियर ने माओ की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठने लगे। और जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 5 सालों की पॉलिसी थी, उसे 1 साल पहले यानी 1962 में बंद कर दिया गया। 1960 के दशक के शुरुआती सालों में माओ ने कुछ हद तक इकोनॉमिक मैनेजमेंट से पीछे हटकर लुई शाओको और डेंग जियाओपिंग जैसे प्रैक्टिकल लीडर्स को जिम्मेदारी दी। इन नेताओं ने कुछ मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स किए, किसानों को छोटे प्राइवेट प्लॉट दिए गए और उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव भी दिए गए। इन रिफॉर्म्स का इफेक्ट दिखने लगा और धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी रिकवर करने लगी। एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा, इंडस्ट्रीज ने भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी हासिल की और लोगों की जिंदगी फेमाइन के मुकाबले थोड़ा बेहतर होने लगी। लेकिन माओ को लगने लगा कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के मॉडल्स कमजोर हो रहे हैं और पार्टी के कुछ नेता कैपिटलिस्ट रास्ते पर चल रहे हैं। इसी डर और पॉलिटिकल पावर को फिर से मजबूत करने की इच्छा ने 1966 में माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। माओ ने देश के युवाओं को मोबिलाइज किया और रेड गार्ड्स नाम के ग्रुप बनाए। इनका काम था उन लोगों को निशाना बनाना जो माओ के हिसाब से रिवॉल्यूशन को दुश्मन मानते थे। माओ ने 4 ओल्ड आइडियाज, ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स को खत्म करने का नारा दिया। इसके बाद देश भर में अफरा तफरी मच गई। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। कई लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों को गाँव में री एजुकेशन कैंप में डाला गया और कई लोगों की इसमें जान भी चली गई। कल्चरल रिवॉल्यूशन सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल भी था। माओ ने कई पॉलिटिकल राइवल्स को हटा दिया। लुई शाइकी को पार्टी से निकाल दिया गया और उनकी जेल में ही मौत हो गई। डेंग जियाओपिंग को भी पावर से हटा दिया गया और इस दौरान चाइना के इकोनॉमी को भी काफी नुकसान हुआ। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन गिर गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अफेक्ट हुआ और एजुकेशन सिस्टम लगभग टूट गया। एक पूरी जनरेशन हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने से रह गई। हिस्टोरियंस के अनुसार कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक लोगों की मौत हुई, जबकि करोड़ों लोग किसी न किसी फॉर्म में इससे अफेक्ट हुए। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में चाइनीज मिलिट्री और प्रीमियर जाओ इनलाइन ने कुछ हद तक स्टेबिलिटी वापस लाने की कोशिश की। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ जब 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चाइना का दौरा किया। यह कोल्ड वॉर के दौरान एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था और इसने चाइना को इंटरनेशनल स्टेज पर नई पहचान दी।
हालांकि इसके तुरंत बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन इसने फ्यूचर में ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए रास्ता तैयार किया। 1976 में माओ जेडोंग की मौत के साथ ही इस युग का अंत हो गया। जब माओ की डेथ हुई तब चाइना की इकोनॉमी काफी पिछड़ी हुई थी। देश में इंडस्ट्रियल बेस तो था, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई थी और ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्शन लिमिटेड था। माओ के जाने के बाद धीरे धीरे जेंग पियांग ने चाइना का सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। डेंग का पॉइंट ऑफ व्यू माओ से बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिजल्ट्स। उनका एक मशहूर कोट था, इट डजंट मैटर वेदर द कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। 1978 में डेंग जियांगपिंग ने रिफॉर्म और ओपनिंग पॉलिसी शुरू की। यह मॉडर्न चाइना के जन्म का स्टार्टिंग पॉइंट था। सबसे पहले कम्युनिटी सिस्टम को डिसमेंटल किया गया और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू किया गया। इसके तहत किसानों को जमीन लीज पर दी गई और उन्हें सरप्लस फूड प्रोडक्शन को बाजार में बेचने की परमिशन मिली। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और रूरल गरीबी में तेजी से कमी आई। इसके बाद डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। शेंजन, जुहाई और जियामिन जैसे शहरों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला गया। फॉरेन कंपनीज को टैक्स बेनिफिट और रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। ये एरियाज मार्केट रिफॉर्म का एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज बन गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सक्सेस ने चाइना को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल दिया। वेस्टर्न कंट्रीज की कई कंपनीज ने चाइना में फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। सस्ती और डिसिप्लिन लेबर फोर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट ने चाइना को एक्सपोर्ट पावर हाउस बना दिया। धीरे धीरे चाइना ने रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। 1980 के दशक से लेकर 2010 तक चाइना ने लगातार हाई जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1981 से लेकर और आज तक चाइना ने 800 मिलियन से अधिक लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला, जो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पावर रिडक्शन अचीवमेंट मानी जाती है। आज चाइना लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का प्रोडक्शन चाइना करता है। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल्स, बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर में चाइना एक ग्लोबल लीडर है। लेकिन इस सफर को समझने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि चाइना का राइज सीधा और बिल्कुल आसान नहीं था। माओ के दौरान देश ने फेमाइन, पॉलिटिकल पर्जिस और सोशल अपील देखा। डेंग जियांगपिंग के दौरान प्रैग्मेटिज्म, मार्केट रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन ने चाइना को एक नए रास्ते पर डाल दिया। इसी कॉम्बिनेशन ने चाइना को एक गरीब कृषि प्रधान देश से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया। चाइना की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ आइडियोलॉजी काफी नहीं होती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। माओ ने चाइना को यूनाइट किया, लेकिन जेन पियांग ने उस चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की नींव रखी। आज का मॉडर्न चाइना इन दोनों विरासतों का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। आपका इसमें क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।